हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कैबिनेट मिशन योजना के विषय में। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिस्ट्री में भी है और आपको पॉलिटी में भी मदद करेगी। हालांकि पॉलिटी की क्लासेस में इसको आप अलग से भी पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना के द्वारा भारत में एक संविधान सभा के निर्माण का रास्ता साफ हुआ और पहली बार इतने दिनों में अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं जब फेल हो रही थी तो पहली बार एक ऐसी योजना आई जिसको कांग्रेस ने स्वीकार किया, यानी भारत के अधिकतम लोगों ने इसको स्वीकृति प्रदान की और बाद में इसी योजना के तहत यहाँ पर एक सभा का गठन किया गया जिसने आगे चल करके हमारे देश के संविधान का सृजन किया। तो ये हमारे इतिहास में और पॉलिटी के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखिए, जब से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तभी से भारतीयों के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में तनातनी थी। कई मुद्दे थे उसमें। भारतीय स्वतंत्रता के लिए निरंतर अपनी मांग को रख रहे थे और ब्रिटेन की जो भी योजनाएं आ रही थीं वो स्वार्थवश थीं। उसमें वो भारतीयों को युद्ध में अपनी तरफ मिलाने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास करते नजर आ रहे थे। भारतीयों की किसी मांग को ईमानदारी से वो नहीं सुन रहे थे। इसीलिए आपने देखा कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन भी भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि बेवेल एक योजना लेकर के आए। बेवेल की योजना भी शिमला सम्मेलन के बाद में असफल रही। इस इतनी असफलताओं के बाद में एक कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन लाने के लिए लेबर पार्टी सरकार जो है, क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री नए बने ब्रिटेन के, वो जिम्मेदार हैं क्योंकि वो भारत के प्रति थोड़ा उदारवादी रवैया रखते थे। तो देखिए कहाँ से ये चीज़ें आई। तो सबसे पहले हम 1945 की बात करेंगे। 1945 में ब्रिटेन में जो है सत्ता में परिवर्तन हो गया और वो शायद भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी। ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। ब्रिटेन में आम चुनाव, ये जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि कैबिनेट मिशन आने के पीछे ये सब कारण थे। आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि ब्रिटेन में जब आम चुनाव हो रहे थे तो लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता के या भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना बनाने के लिए इन सब चीज़ों को जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में यानी मुद्दा बनाया था। और जो सत्ता में पार्टी थी विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी, उसने भी अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम भी भारतीयों के साथ कुछ कर रहे हैं, उन्होंने भारत में बेवेल योजना भेजी थी जो कि असफल रही। खैर, ब्रिटेन में चुनाव हुए और जैसा कि विंस्टन चर्चिल सोच रहे थे कि विश्व युद्ध में ब्रिटेन को हमारे कार्यकाल में जीत मिली है तो हमारी पार्टी की जीत होगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई। तो 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया। वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी, ये सभी प्रश्न आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वहाँ पर कौन सी सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन थे, भारत सचिव कौन थे, ये सभी घटनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो लेबर पार्टी की वहाँ पर सरकार आ गई और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री जो बनने के लिए दावेदार व्यक्ति थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली अब भारत की स्वतंत्रता तक यही रहने वाले हैं। ये बन गए पीएम। और ये किसकी जगह पर आए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आए हैं विंस्टन चर्चिल की जगह। विंस्टन चर्चिल के स्थान पर। और यहाँ पे जो भारत सचिव थे, अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था एमरी महोदय। एमरी ने एक बयान दिया था कि शिमला समझौता जब असफल हो गया तो उन्होंने कहा था कि या तो कांग्रेस जो है जिन्ना की बातों को मान ले और या फिर भारत में मुसलमानों का ऐसा जनमत तैयार करे जो जिन्ना की खिलाफत कर सके। तो एमरी महोदय उसमें भारत सचिव थे विंस्टन चर्चिल के कार्यकाल में। अब यहाँ पे
प्रधानमंत्री भी चेंज हो गए, तो यहाँ पे पैथिक लॉरेंस भारत सचिव बन गए। पैथिक लॉरेंस ये क्या बन गए? भारत सचिव। तो ये किसकी जगह पर आए थे? ये आए थे एमरी के स्थान पर। एमरी के स्थान पर। अब ये जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, ये भारत के लिए किस प्रकार से अच्छा था? क्योंकि लेबर पार्टी भारत के लिए एक उदारवादी रवैया रखती थी, लेबर पार्टी। इसीलिए जो है अब भारत को स्वतंत्रता मिलती नज़र आ रही है। लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार थी। ऐसा नहीं है कि वो भारत को स्वतंत्रता लिए घूम रहे थे। आप सोचो कि इटली आ गए हैं तो तुरंत उन्होंने कहा लो ये स्वतंत्रता ले जाओ अपनी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो बात को सुनते थे, समझते थे, थोड़ा कोशिश उन्होंने की। और ऐसे मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, इस चीज़ के प्रमाण हैं। प्रमाण ये हैं कि कैबिनेट मिशन जो भेजा गया उसमें जो चीज़ें आएंगी अभी आप उनको देखेंगे कि वो बिल्कुल अलग हैं। यानी बेबेल योजना में और क्रिप्स मिशन में, इन सब चीज़ों में सिर्फ जो है प्रलोभन देने की कोशिशें की गई थी। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कुछ तो भारत के लिए करने की कोशिश ईमानदारी से की गई है, इसीलिए ये योजना स्वीकार भी हुई थी। तो लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार थी। और जैसे ही एटली साहब आए, यानी क्लीमेंट एटली, अब इनका नाम आपको याद ही रखना है बिल्कुल, क्लीमेंट एटली, इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन भारत भेजा। अब देखिए यहाँ तक की सिचुएशन आपको इंडिया की मैं बता चुका हूँ। ये जो मिशन आएगा 1946 में आया, सत्ता यहाँ बदल गई है। अगले साल 1946 में मई के महीने में भारत कैबिनेट मिशन पहुँचेगा। मई के महीने में अपना प्रस्ताव रखेगा, पहुँचेगा तो मार्च में ही पहुँच जाएगा, 24 मार्च 1946 को। ये समय ऐसा है जब नौसेना का विद्रोह भी 1946 में हुआ। नौसेना यानी ब्रिटेन की जो शाही सेना थी उसमें भी विद्रोह हो गया। ये सरकार भी उदार थी। इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ ऐसा माहौल बनने लगा कि अंग्रेज़ों को लगा कि अब जो है भारत पे शासन करना, वो भी शक्ति के दम से, बिना उनको कुछ दिए हुए, बहुत मुश्किल है। सेना भी हमारी धोखा दे रही है। आपने आज़ाद हिंद फौज वाली पूरी बात देखी। आज़ाद हिंद फौज किस प्रकार से ब्रिटेन के ऊपर भारी पड़ रही थी, और वो उन्हीं के सब सैनिक थे, उन्हीं की सेना से निकले हुए सैनिक थे। फिर नौसेना में भी विद्रोह होने लगा, तो उन्होंने सोचा जब हमारे पास सेनाएं ही नहीं रह जाएंगी तो अब भारत को आज़ादी दे ही देनी चाहिए। इन सब चीज़ों का योगदान है, थोड़ा आज़ाद हिंद फौज का है, थोड़ा कांग्रेस का है, थोड़ा नौसेना विद्रोह का है। यानी हर एक जो भी लोग जुड़े रहे, सबका कुछ न कुछ योगदान है उसमें। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन भेजने की इन्होंने बात की। और बाद में आप देखोगे क्लीमेंट एटली घोषणा कर देंगे कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। यानी वो इतना परेशान हो गए हर एक चीज़ से, तो उन्होंने कहा जून 1948 तक हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे और आप अपना सब समझौता वगैरह कर लीजिए, ये भी हम समझेंगे। तो अब ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन जो है वो क्या है। इसी को पूरा समझना है इस क्लास में, और इसमें क्या अच्छी बातें थी, क्या बुरी बातें थी, दोनों आयाम से इसको हम समझेंगे। क्योंकि प्रश्न आपके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से है उसमें आज़ादी के समय के प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक पर आपको बहुआयामी दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है। कैबिनेट मिशन देखिए, अब इसमें क्या क्या चीज़ थी, बहुत सरल है, याद रखना, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और क्या चीज़ें थी, क्रिप्स मिशन जब पीछे आया था, जो फेल हो गया, या बेबेल की योजना है, उन लोगों में जो भी कमियां थी वो इसको दूर करने की कोशिश इसमें की गई है। भारतीय बहुत दिन से कह रहे थे कि हमारी एक अंतरिम सरकार, राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए। उस मांग को इसमें माना गया और कहा गया हाँ, एक अंतरिम सरकार होगी। तो पहली चीज़ हम यही नोट कर लें, इसमें कहा गया कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का गठन
ये बात इन्होंने की इसमें। दूसरी चीज़, भारत किस प्रकार का देश बनेगा। अभी तक पीछे भी आप देखते आ रहे हैं कि भारत को एक संघ बनाने की बात की जा रही थी, जिस पे देश की पार्टियां भी राजी थी। तो यहाँ भी संघ बनाने की ही बात की गई। तो भारत में शासन कैसा होगा? संघीय शासन। भारत में संघीय शासन होगा। देखिए, संघीय शासन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। आप ये ना समझिएगा ये सब कानूनी भाषाएं यहाँ पे आने लगी तो कुछ कठिन हो गया। संघीय शासन का मतलब होता है, जैसे कि प्रांत है अपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ये केरल, कर्नाटक, ये सब प्रांत है ना, छोटे छोटे राज्य हैं। तो ये सब राज्य मिलकर के यूनाइट हो जाते हैं। लेकिन ये यूनाइट दूसरे प्रकार से होते हैं, वो अलग नहीं हो सकते, एक में मिल जाते हैं और मिल करके एक संघ बना लेते हैं कि हमारे राज्यों की एक एक सरकार होगी, लेकिन सभी सरकारों के ऊपर एक बड़ी सरकार होगी जिसको केंद्र सरकार कहा जाएगा। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था होती है जिसमें दो सरकारें होती हैं। एक ऊपर होती है जो सभी प्रांत पे पूरा कंट्रोल करती है, उसके पास बड़े बड़े मामले होते हैं, और जो प्रांत होते हैं वहाँ छोटी छोटी सरकारें होती हैं जिनके पास उनके अपने मामले होते हैं, यानी शक्तियाँ बटी रहती हैं कि हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, अलग अलग बटा होता है काम। तो इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ये सब पॉलिटी में आप पढ़ते ही हैं। तो कहा कि भारत में संघीय शासन होगा। तो संघीय शासन होने के लिए संघ में दो स्तर होते हैं, एक केंद्र का और एक नीचे प्रांतों का। तो इसमें भी कहा गया कि संघ में कौन कौन होगा, और भारत का जो संघ है उसमें जो नीचे प्रांत हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हमसे जुड़ा हुआ है और कल को उत्तर प्रदेश कहने लगे कि हम संघ से बाहर निकलना चाहते हैं, हमको अलग राष्ट्र बनाइए, ऐसा नहीं है, उसमें ये नियम नहीं होता है। संघ में इन्होंने कहा कि संघ में सभी देसी रियासत भी आएंगी। देसी रियासत वो तो आना ही था, पहले भी कहा गया था। और ब्रिटिश भारत रहेगा पूरा, ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में हमने आपको पहले भी बताया कि दो प्रकार के क्षेत्र आते थे ब्रिटिश भारत में। वो दोनों प्रकार के क्षेत्र इस संघ में शामिल होंगे। एक कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र, ये उस समय 4 हैं संख्या में जबकि बात की जा रही, तो 4 यहाँ पे कमिश्नरी क्षेत्र हैं, और बाकी जो है प्रांत। तो उसमें प्रांत कितने हैं? 11 प्रांत थे। तो इस प्रकार से ये सब इसी में संघ में शामिल हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा जो प्रांत हैं वो प्रांत 3 समूहों में बांटे जाएंगे, यानी कि तीन ग्रुप बना दिए जाएंगे, उसमें कुछ कुछ प्रांत रखे जाएंगे। वो अलग भौगोलिक और वहाँ की जनसंख्या के आधार पर 3 ग्रुप बनाए गए प्रांतों के। वो भी प्रश्न आपसे बनते हैं इंपॉर्टेंट। ये आप बात समझ गए। तो ये जो प्रांत हैं इनको 3 भागों में बांटा गया और कहा गया कि प्रांतों के 3 समूह होंगे। प्रांतों के 3 समूह, बहुत इजी है याद करना। 3 समूह कैसे होंगे? एक समूह आ, बा और सा। ये कहा गया आ, बा और सा, ABC या का, ख, ग, जैसे भी नंबरिंग आप करना चाहें, आ, बा, सा या ABC। तो समूह आ में कौन होंगे, बा में कौन होंगे और सा में कौन होंगे? ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि इस समूह में कौन सा प्रांत रखा गया था। तो 3 प्रांतों की श्रेणियां हैं। पहले में इन्होंने रखा, देखिए भारत को आप समझ लीजिए, आप आसानी से समझ लेंगे। इस तरह से भारत है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, एक बार में भारत का नक्शा आपके हाथ से बनना चाहिए। हर एक स्टेट आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है एग्जैक्ट। इसमें कुछ भी लेकिन या कुछ भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आपको इंडिया के सारी स्टेट, राजधानियाँ, सब कुछ बिल्कुल नज़र के सामने होना चाहिए। इतना आपका तो ज़रूर हाथ चलना चाहिए। अब देखिए उस समय से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से इंडिया का ऐसे मान लो इस तरह से पूरा इंडिया था। उसी में से अब जो है इस तरह से करके वो पाकिस्तान उधर निकाल दिया गया है और इधर ये ऐसे करके बांग्लादेश निकाल दिया गया है, तभी वैसा शेप आ गया। तो ये पूरा, ये लाइन तो थी नहीं तब, ये लाइन भी नहीं थी, तो पूरा इस तरह से इंडिया का एक रहता था माप।
तो उसमें जो है कहा गया, ये जो आ ग्रुप है, आ ग्रुप में पूरा समझिए ये वाला एरिया ले लिया गया था पूरा, इस तरह से ये पूरा जो है आ ग्रुप बनाया गया, और इधर का ये एरिया समझिए बा ग्रुप बनाया गया, और इधर का बनाया गया सा ग्रुप। तो ये बनाया गया ए, ये बनाया गया बी, और ये बनाया गया सी। इस तरह से बांट लिया गया था प्रांतों को। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि सा में यहाँ पे क्या रहा होगा। यहाँ पे बंगाल और असम थे, बंगाल और असम, तो सा में बंगाल और असम थे, बंगाल और असम, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे और हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। जब आप ऐसे याद रखोगे तो आपको यहाँ इंडिया के लोकेशन के हिसाब से आप समझ जाओगे। सी यहाँ पे है। बी में देखिए, बी में उस समय यहाँ पर पंजाब है, सिंध है, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये जो इधर का इलाका था, ये सब वर्तमान में पाकिस्तान में है। पंजाब का कुछ भाग भारत में भी है। तो इसमें पंजाब था और सिंध था, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से आपको खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम याद आ रहा होगा, लाल कुर्ती आंदोलन, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, यानी जहां तक भारत की सीमा थी इस क्षेत्र में वो काम करते थे। यहाँ पे ये सिंध है और ये पूरा पंजाब का इलाका था। तो कुछ पंजाब भारत में भी है, सिंध नहीं है। और ये जो आ है, आ में जो बचा हुआ, अब बचा क्या क्या देखिए, यहाँ बम्बई था, यहाँ संयुक्त प्रांत था, यहाँ बीच में मध्य प्रांत था, और ये पूरा मद्रास का एरिया था, और जो भी सब बचता है बिहार, उड़ीसा, ये थे पूरे। तो देखिए यहाँ से आपके 3 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 5 हो गए, बचे कितने, 6 पूरे ऊपर हैं। कौन कौन से, ये है बम्बई, तो उसमें बम्बई था, और मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, और बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा। देखिए टोटल हो गए 11 आपके, इसमें हो गए 6, और इसमें 3, और ये 2, 5, 11 इस प्रकार से हो गए। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आ ग्रुप में था, कौन सा बा, कौन सा सा, या मैचिंग करने को जैसे भी दिया जाए। तो देखिए इसको जरा रिवाइज कर लें। भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और कहा गया कि इस सरकार में सभी पार्टियों का योगदान लिया जाएगा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यानी छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, सबके मेंबर्स इस सरकार में डाले जाएंगे। तो ये सरकार पे सब राजी होंगे। भारत में एक संघीय शासन होगा, जिसमें देशी रियासतें, ब्रिटिश भारत होगा, और जो प्रांत हैं उन प्रांतों को 3 समूहों में बांट दिया गया, समूह आ, समूह बा, समूह सा, और इतने ऐसे राज्य रखे गए। इसके बाद अगला पॉइंट देखें। अब ये तो सब बन गए प्रांत। अब जब कभी संघ होता है, कहीं भी अगर संघ है तो उसमें शक्तियों का बंटवारा होना जरूरी है, क्योंकि अगर 2 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जैसे मान लेता हूँ मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो मेरे ऊपर 2 सरकार शासन कर रही हैं, एक तो केंद्र में बैठी हुई सरकार और एक तो हमारे प्रदेश में बैठी हुई सरकार। तो 2 सरकारों का शासन है, तो उसमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए कार्य बांट दिए जाते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की एक पहचान है कि उसमें संघ और राज्यों के बीच में कार्य का बंटवारा होना चाहिए। तो यहाँ भी कार्य का बंटवारा कर दिया गया, यानी कि केंद्र और प्रांत में, या संघ आप लिखो, संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा होगा, ये सब प्रस्ताव है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बीच में छूट गई, उसको ऐड करें। प्रस्ताव हम पढ़ने लगे, लेकिन कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था वो भी आप जान लें, उसको ज़रा पीछे नोट कर लें। कैबिनेट मिशन जो भेजा गया उसको भी आप देख लें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। कैबिनेट मिशन जो आया उसमें 3 लोग थे। एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स,
स्टेफर्ड क्रिप्स वही व्यक्ति हैं जो क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे। तो ये जो है स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, ये उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और दूसरे थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस आपको जैसा हमने बताया भारत सचिव थे उसी समय, भारत सचिव। और तीसरे व्यक्ति थे A.V. एलेक्जेंडर। ये जो है नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री। तो ये 3 लोग जो है इस कैबिनेट मिशन में आए थे इस योजना को लेकर के, और इसको कैबिनेट मिशन कहा गया क्योंकि ये सभी लोग कैबिनेट के सदस्य थे। तो स्टेफर्ड क्रिप्स वही पुराने वाले हैं, क्रिप्स मिशन वाले। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव जो नए बने हैं अभी, और A.V. एलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री थे। तो ये सभी लोग जो है आए इसको लेकर के, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है कि कब आया था कैबिनेट मिशन, कब आया था क्रिप्स मिशन, और कब दिया गया था अगस्त प्रस्ताव, बेबेल योजना। इनको सबको मैच करने के लिए वर्ष दिए जा सकते हैं। तो 1946 में आपका ये आया कैबिनेट मिशन। आप हमें कमेंट करके बताएं, इतना मैं आपको दे रहा हूं, आप बताएं किस वर्ष हुआ था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, और इसके बाद आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन थोड़ा काम भी करते रहिए। और बेबेल योजना, बेबेल योजना कब आई, और कैबिनेट मिशन आपको दिया जा सकता है मिशन। इनको अरेंज करने के लिए भी दिया जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, भारत पहुंच गया। इसने अपना पूरा रिपोर्ट वगैरह तैयार की और उसको जो है प्रस्तुत किया इन्होंने। 16 मई 1946 को योजना प्रस्तुत की गई इन्होंने, योजना प्रस्तुत। ये इतना नोट्स में आप पीछे बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीज़ें थी वो रखेंगे। तो इसको हम हटा दें। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो शक्तियों का बंटवारा जो किया गया उसमें केंद्र को बहुत कम शक्तियां देने की बात की गई थी। यहाँ पे संघ और प्रांत, तो संघ को सिर्फ 3 मामले दिए गए। कहा कि 3 विशेष मामले आपके पास रहेंगे, और वो थे, एक था संचार, एक प्रतिरक्षा, और एक विदेश। तो इस प्रकार से 3 चीज़ें संघ को दी गई, और शेष, इसके अलावा जो शेष शक्तियां हैं, शेष सभी प्रांतों को अधिकार मिले गए, प्रांतों को। अब देखिए, जो प्रांत हैं उनके पास शेष सभी शक्तियां रहेंगी। और देशी रियासतों के विषय में कहा गया कि देशी रियासतें जो शक्तियां प्रांत को, संघ को नहीं सौंपेंगी, देशी रियासतें भी तो इस संघ में आने वाली हैं, तो उनके विषय में कहा गया कि देशी रियासतें जिन शक्तियों को चाहें तो वो संघ को ना प्रदान करें, तो वो शक्तियां उनके पास बनी रहेंगी। ये भी एक पॉइंट था इसमें। अब यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान की मांग का क्या हुआ। जैसे कि 1940 में एक पृथक राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग ने की, और 1943 में उसको पाकिस्तान के रूप में स्वीकार किया कि पाकिस्तान रहेगा हमारे देश का नाम। उस मांग का क्या हुआ, क्या कैबिनेट मिशन में एक अलग राष्ट्र को माना गया या नहीं माना गया। तो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया गया। स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया कि जो है पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत। पाकिस्तान की मांग यहाँ पर अस्वीकृत कर दी गई। कहा गया कि एक ही में सभी को एक देश बनाना होगा। अब जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख बात इसकी है, एक तो हमने सरकार पे पूरा यहाँ तक बात कर लिया, अंतरिम सरकार में संघीय शासन व्यवस्था पे पूरी बात की। अब देश तो बन गया हमारा, संघ बन गए, प्रांत बन गए, शक्तियों का बंटवारा भी कर लिया। कुछ नियम कायदा कानून भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नियम कायदा कानून यानी संविधान,
तो संविधान बनाएगा, कैसे बनेगा संविधान? तो संविधान कैसे बनेगा, उसके लिए कौन बनाएगा संविधान, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो कैबिनेट मिशन में कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो संविधान का निर्माण करेगी। और हमेशा आप याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन में जो संविधान सभा को गठित करने का प्रस्ताव लाया गया था, उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और उसी सभा ने हमारे देश का संविधान बनाया। तो क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि भारत के संविधान की सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो वो योजना है कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1946। तो संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव इसमें रखा गया कि संविधान की सभा गठित की जाएगी। तो अगर संविधान की सभा गठित की जाएगी तो ये किस प्रकार की सभा होगी, कितने सदस्य होंगे, कहाँ से आएंगे, इलेक्टेड होंगे कि मनोनीत होंगे, ये सारे क्वेश्चन थे। तो उन सब क्वेश्चनों का यहाँ पर किया गया निदान। यहाँ पे कहा गया कि ये जो संविधान सभा होगी इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें सदस्य होंगे 389। ये सब कैबिनेट मिशन के आधार पर बात की जा रही है। सदस्य होंगे 389। अब ये 389 कई भागों में बांटे गए, मुख्य रूप से आप कहें कि 3 भागों में बांटे गए। इसमें से 93 सदस्य कहाँ से आएंगे? 93 सदस्य आएंगे देसी रियासतों से। देसी रियासतों से जो देसी राजा महाराजा हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो कहा 93 लोग वहाँ से आएंगे। 4 लोग कहाँ से आएंगे? कमिश्नरी क्षेत्रों से। 4 होंगे कमिश्नरी क्षेत्रों से। जो लोग संघ में सब लोग शामिल हो रहे हैं उन्हीं से होंगे। और उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन से? दिल्ली था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था, अजमेर मारवाड़ था। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक था दिल्ली, एक था कुर्ग और एक था अजमेर मारवाड़ और एक था बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र। इसके बाद में 292 सदस्य कहा गया कि वो प्रांतों से होंगे, यानी 292 ये कहाँ से होंगे? प्रांतों से। प्रांत कितने हैं? 11 प्रांत हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? देखें, ये टोटल हो गए 389। ये संविधान सभा बनेगी, 389 लोग बैठेंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार से इस संघ शासन का व्यवस्था की जाएगी। और उसमें सबको, देखिए कहा गया देसी रियासतें शामिल होंगी। तो कहा भैया आप 93 लोगों को भेजिए इसमें, जो संविधान सभा बनवाएं, संविधान का निर्माण करें। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आ जाएंगे और 292 जो है इन 11 प्रांतों से आ जाएंगे और सब लोग मिलकर के अपनी एक सभा बना लीजिए। और इसमें कहा गया कि सबके सब भारतीय होंगे, यानी ये सभी सदस्य क्या होंगे? सभी भारतीय सदस्य होंगे। इसमें कोई ब्रिटेन का नहीं आके बैठेगा, यानी अपना संविधान आप खुद से स्वयं से बनाइए। अब देखिए, अब ये कह तो गया कि 93 यहाँ से आ गए, 4 यहाँ से आ गए, तो कैसे आएंगे? कौन बताएगा कि कौन बनेगा सदस्य? किसको बिठा दिया जाए? क्या गवर्नर कह देगा या यहाँ के राजा कह देंगे या कैसे आएगा? तो 2 प्रकार से होना था। कुछ चुनाव से आएंगे और कुछ जो है देसी रियासतों के जो थे वो मनोनयन से आने थे। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया था कि देसी रियासतों के सदस्य कैसे आएंगे। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं, हम पूरा समझ लें उसको, क्योंकि हर एक प्रकार से आपको क्वेश्चन फंसाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपका प्रश्न गलत हो जाए। हालांकि पॉलिटी की क्लास में इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये सभा जो थी, सभा में जो ब्रिटिश भारत से आने थे सदस्य,
तो जो ब्रिटिश भारत से आने थे वो चुनाव होके आने थे, ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत से कितने आने थे? 4 तो ये थे और 292 ये थे, 4 + 292 यानी 296 जो थे वो निर्वाचित होंगे। स्पष्ट बताया गया कि इनका इलेक्शन होगा, 296 लोग निर्वाचित होकर के आएंगे। तो कैसा निर्वाचन होगा? निर्वाचन किस प्रकार का होगा? तो इनको कहा गया कि ये निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता सीधे वोट नहीं करेगी, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनको चुनेंगे। यानी अपने अपने प्रांत में जनता ने अपने विधायक जैसे होते ना उनको चुन रखा है, जो विधानमंडलों में बैठे हुए हैं। तो वो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो बताएंगे कि कौन वहाँ पर पहुँचेगा, यानी वो वोट डालेंगे। तो एक प्रकार से वो जनता के द्वारा ही चुने गए सदस्य हैं, इसीलिए चुनाव जनता के द्वारा हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। जैसे अपने वहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, होता जनता से ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस तरह से निर्वाचन करके आएंगे। अब दूसरे प्रकार के जो सदस्य थे, एक तो ये हो गए, दूसरे जो देसी रियासतों वाले हैं वो कैसे आएंगे? देसी रियासतों से सदस्य, तो इन पे स्पष्ट नहीं कहा गया था कि ये निर्वाचित होकर आएंगे या मनोनीत होकर के आएंगे, लेकिन बाद में ये सब मनोनीत होकर के आए, इसीलिए आप इसको मनोनीत लिख सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह समिति के द्वारा तय किया जाएगा। समिति, जो समिति में कौन होगा? इसमें देसी रियासतें होंगी, एक समिति बनेगी, यानी एक देसी रियासतें अपनी समिति बना लें और एक प्रांत अपनी समिति बना लें, और वो मिल करके ये तय कर लें कि कैसे होगा, कैसे हो। तो बाद में यही तय हुआ कि देसी रियासतें जो हैं वो अपने सदस्यों को मनोनीत करके, यानी वहाँ के राजा नवाब जो हैं वो जिसको चाहे भेज सकते हैं अपना मेंबर बना करके। तो इस प्रकार से ये सदस्य आ जाएंगे दोनों जगह से, 389 टोटल। अब देखिए यहाँ पर कितने किस राज्य से लिए जाएं। भाई आप देख रहे हो देसी रियासतों वाले 93 हैं और ये 296 ये हैं, 4 + 292 मिला के। तो देसी रियासतों में 93 कहा गया, लेकिन देसी रियासतें तो बहुत ज़्यादा हैं, 500 से 600 के बीच में देसी रियासतें हैं। तो किस रियासत को या कितनी रियासतों में से एक व्यक्ति लिया जाएगा? इसी तरीके से 11 प्रांत हैं, 4 कमिश्नरी से तो 4 कह दिया गया, तो ठीक लगता है, हर कमिश्नरी से एक एक आ जाएगा। लेकिन 292 और 11 प्रांत हैं, तो कितने कितने किस प्रांत को सीटें दी जाएंगी, ये कैसे तय किया जाएगा? तो जो है सदस्य 10 लाख कहा गया, 10 लाख आबादी पर एक सदस्य होगा। अब जहां जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको सीटें दे दी गई। जैसे किसी के वहां 30 लाख आबादी है तो 3 सदस्य वहां से आ जाएंगे। इस तरह से सीटों का 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। और क्या वयस्क मतदान पे ये कुछ बोले? तो वयस्क मतदान नहीं होगा, इन्होंने कहा। जैसा पहले से था वैसा ही कहा, वयस्क मतदान नहीं होगा। यानी मतदान वाला सिस्टम जो वही था, कुछ संपत्ति कर टैक्स वाली शर्तें लगा करके वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो भी वयस्क है 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल दे, ऐसा नहीं। तो वयस्क मतदान नहीं होगा। दूसरी चीज़ एक और रखा गया यहाँ पे क्लास कि पहले देखिए बहुत प्रकार के समूह बना दिए गए थे वोटर्स के, बहुत समूह थे। सिखों का अलग था, मुसलमान का अलग था, अनुसूचित जाति का अलग था, एंग्लो इंडियंस का अलग था, व्यापारियों का अलग था, जमींदारों का अलग था, यानी बहुत से वर्ग बांटे गए थे। अब यहाँ पे जो सांप्रदायिक समूह थे उनका कम वर्ग, यानी सिर्फ 3 वर्ग बनाए गए। एक कहा गया, यानी कि यहाँ पे जो सांप्रदायिक समूह
कम किए गए और 3 रखे गए, सिर्फ 3 रखे गए। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे जब पहले इलेक्शन होते थे तो उसमें देखो एंग्लो इंडियन एक समूह बनाया गया था कि एक एंग्लो इंडियन का निर्वाचन मंडल होगा, एक व्यापारियों का अलग होगा, एक जमींदारों का अलग होगा। इस तरह से बहुत से बनाए गए थे। आप 1919 का अधिनियम है उसको आप पढ़िएगा, देखिएगा उसमें कितने वर्ग बना दिए गए थे, और मुस्लिम का, सिखों का, ये सब बहुत से बनाए गए थे। तो यहाँ पे कहा गया कि अब सांप्रदायिक समूहों की संख्या सिर्फ 3 रहेगी, और वो 3 कौन से होंगे? एक रहेंगे साधारण में सभी आ जाएंगे, एक रहेंगे मुसलमान, बस मुख्य रूप से समझिए 2 ही थे, और एक कहा गया सिख। लेकिन सिख को केवल पंजाब के लिए अलाउ किया गया, बाकी जगह नहीं। बाकी जगह अगर कोई सिख रहता है तो वो साधारण में ही वोट डालेगा। यानी कि साधारण का एक होगा, एक ग्रुप मुसलमान का होगा और एक सिख वाला होगा। सिर्फ यही 3 रखे गए। तो कभी कभी आपसे प्रश्न आता है कि सांप्रदायिक रूप से इसमें क्या प्राविधान थे? तो देखिए, पाकिस्तान की मांग को तो हमने बताया अस्वीकार कर दिया था, और यहाँ पर सांप्रदायिक जो ग्रुप हैं उनकी संख्या कम कर दी थी, सिर्फ 3 रखी थी। और सिख जो हैं वो केवल पंजाब में अलाउ थे, बाकी जगह वो साधारण में ही शामिल किए गए थे। तो इतने ये सदस्य बन गए ऐसे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ा दी गई। यहाँ पर कहा गया कि जो 3 ग्रुप बनाए गए थे प्रांतों के, आबासा, उनको एक और शक्ति दी गई कि वो प्रांत चाहे अपने समूह के, यानी सभी प्रांत एक समूह के चाहे तो वो अपने लिए अलग संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूटेड मामला भी था। ये संविधान सभा पे बात हो गई। 2 क्लास और आप लिख लें। एक तो कहा गया कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो वो चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे या चाहे तो उसे छोड़ दे। ऐसा तो क्रिप्स मिशन में भी पहले कहा जा चुका था, उसको फिर से रिपीट किया गया कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ऑप्शनल रहेगी। यानी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बने या ना बने, स्वेच्छा पर है, उसकी मर्जी पर है, स्वेच्छा पर। और एक कहा गया कि जैसे ही हम भारत को आज़ाद करेंगे वैसे ही देसी रियासतों पर से हमारा नियंत्रण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी वो जो हमारा शासन उनके ऊपर है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो अपना जैसा डिसाइड करना चाहे, संघ में शामिल होते हैं, कितनी शक्तियाँ वो देते हैं या नहीं देते हैं, वो सब क्लास कर दिए गए थे इसमें। तो यहाँ कहा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात देसी रियासतों पर ब्रिटिश का सत्ता जो है वो समाप्त हो जाएगी स्वतः ही। तो इतने प्राविधान कैबिनेट मिशन में रखे गए थे। अगर आप इसको कंसाइज करें तो 2 बातें मुख्य रूप से निकल के आती हैं। एक तो सरकार का गठन जिसमें संघ बनाया गया, संघ में प्रांत और केंद्र के बीच में शक्तियाँ बांट दी गई। दूसरी चीज़ जो निकल करके आ रही है वो आ रही है संविधान सभा, और संविधान सभा में देसी रियासतों को और ब्रिटिश भारत को सीटें बांटी गई। टोटल 389 जो है सदस्य रखे गए। कितने? टोटल 389, जिसमें से 93 देसी रियासतों को दिए गए थे, बाकी 292 प्रांतों को, 4 कमिश्नरी को, यानी 296 ब्रिटिश भारत को दिए गए थे। ऐसा कैबिनेट मिशन की योजना में है। प्रश्न जैसा आएगा वैसा टिक करेंगे। ये कैबिनेट मिशन के अनुसार है। हालांकि बाद में इसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान भी बनना है, अभी इसमें बंटवारा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश भारत के होने थे निर्वाचित होने थे, और देसी रियासतों के मनोनीत हुए बाद में। हालांकि यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। बाकी कैसे आएंगे? तो 10 लाख आबादी पर एक सदस्य होगा। वयस्क मतदान नहीं रखा गया, और सांप्रदायिक समूह 3 बनाए गए, साधारण, मुस्लिम, सिख 3, और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो इतना था कैबिनेट मिशन। अब इसमें गुण और दोष की बात आती है। इसमें अच्छी बातें क्या थीं और इसमें खराब बातें क्या थीं, तो इस पे प्रश्न आपको लिखना पड़ सकता है। तो देखिए, गुण और दोष। अब इसमें बहुत सी चीज़ें, अंतरिम सरकार का गठन कैसे होगा, और मुस्लिम लीग किस प्रकार से संतुष्ट रहेगी, और उसके बाद सीधी कार्रवाई दिवस का
ऐलान करेगी, वो सब हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि गठन कैसे हुआ। फिर ये तो प्राविधान इतने लाए गए, उसमें प्रस्ताव थे, लेकिन फिर गठन कैसे हुआ, इलेक्शन कैसे हुआ, कितने कितने सदस्य आए, वो सब हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर इसके कुछ गुण और दोष देख लीजिए, कुछ जो है गुण और कुछ इसके दोष देख लीजिए। देखिए गुण में क्या थे। एक तो अंतरिम सरकार अच्छी चीज़ थी, बहुत शॉर्टकट में लिखेंगे अंतरिम सरकार। इसमें कहा गया ना कि अंतरिम सरकार होगी, तो ये एक अच्छी बात थी अंतरिम सरकार की, हम मांग भी कर रहे थे। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया कि संविधान सभा, ये भी अच्छी बात थी कि संविधान सभा इसी कैबिनेट मिशन के हिसाब से बनी और सभी भारतीय सदस्य होंगे, चाहे वो अंतरिम सरकार में हो चाहे वो संविधान सभा में हो, सभी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, सभी भारतीय, ये भी एक अच्छी बात थी। और क्या अच्छी बातें थी इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया गया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था। पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत, ये भी एक अच्छी बात मानी गई इस मिशन की। और इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को नियंत्रित किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नियंत्रित, ये भी एक बढ़िया बात थी। ये कैसे किया गया, हमने बताया सिर्फ 3 समूह रखे गए थे और बाकी समूह सब हटा दिए गए थे, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट था। इसी तरीके से और भी आप प्लस पॉइंट इसमें आप विचार करिएगा कि क्या क्या इसमें अच्छी बातें रही थी। अब इसकी कुछ आलोचना कर लेते हैं, तभी तो उत्तर पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर देशी रियासतों को एक जो दिया गया था क्लास की, वो अपनी सारी शक्तियाँ चाहें तो संघ में दें या कुछ बचाना चाहें बचा लें। तो यानी देशी रियासतों के मामले में स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। एक जगह पर उनको ये कह दिया गया कि आप संघ में शामिल होइए, और एक बार ये भी कह दिया गया कि जो शक्तियां आप संघ को ना देना चाहें वो शक्तियां अपने पास ही रखें। तो कौन सा राजा महाराजा चाहेगा कि हम सारी शक्तियां दे दें, कुछ शक्तियां वो अपने पास रखेगा। तो इस तरह से ये एक कमी थी। और देशी रियासतों के मामले में ये कमी ये भी थी कि उनके सदस्य इलेक्टेड होकर आएंगे या मनोनीत होकर के आएंगे, ये स्पष्ट नहीं किया गया था। तो ये एक इसका दोष था, यानी देशी रियासतों का मामला पूरा हमने बता दिया, मामला स्पष्ट नहीं था, स्पष्ट नहीं। तो ये एक माइनस पॉइंट है इसका। यहाँ पे एक बात जो रखी गई कि समूह जो हैं आ बा सा, जो प्रांतों के समूह हैं उनको अलग संविधान सभा बनाने के, यानी उनको अपना खुद का संविधान बनाने की छूट प्रदान की गई, वो भी सही नहीं था। यानी कि प्रांतों के समूहों को अलग संविधान की छूट जो दी गई, ये भी एक अच्छा पॉइंट नहीं था, माइनस पॉइंट था। क्योंकि इसमें भी अगर समूह के सभी प्रांत आपस में सलाह मिला लें तो वो एक अलग राष्ट्र बना सकते थे। हालांकि पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था स्पष्ट रूप से, लेकिन उसके बदले ये प्लान डाल दिया गया। तो इस प्लान में क्या है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान बना है वो देखिए, समूह बा को आप देखिएगा और समूह सा को देखिएगा, तो वो सब क्या है, वो अलग होकर के अलग प्रांत बना सकते थे। तो वैसे भी पाकिस्तान बन जाता। तो एक तरफ कह रहे थे पाकिस्तान को हम बनने नहीं मतलब मान रहे, दूसरी तरफ प्रांतों को छूट भी दे दिया, तो वे दोनों एक ही जैसी बातें हो गई। तो देशी रियासतों वाला मामला स्पष्ट नहीं था, प्रांतों को ऐसी छूट दी गई, ये भी अच्छा नहीं था। और आपने देखा कि जब सरकार बनेगी तो संघ और प्रांत में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, उसमें 3 ही विषय संघ को दिए गए, यानी संघ बहुत कमज़ोर था। और संघ अगर बहुत ज़्यादा, देखिए संघ बहुत शक्तिशाली भी नहीं होना चाहिए कि वो तानाशाही करने लगे, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि प्रांतों के ऊपर नियंत्रण ही खत्म हो जाए और प्रांत सब अलग अलग चले जाए। तो चरवाहे का अपने झुंड पे पूरा नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए, तभी झुंड एक जगह रहेगा। तो इसमें जो संघ है उस संघ को बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। संघ जो है अत्यधिक कमज़ोर था,
अत्यधिक कमज़ोर, और शायद कमज़ोर वो करना ही चाह रहे थे ताकि सभी प्रांत टूट जाएं, देसी रियासतें टूट जाएं और भारत कई टुकड़ों में बट जाए। इसकी संभावना यही निकल के आती है। आज वर्तमान में अपने देश के संविधान में संघ के पास इतनी कम पावर नहीं है कि वो कोई स्टेट चाहे तो वो अपना निकल के बाहर चला जाए। मतलब भर का शक्तिशाली हमारा संघ है, केंद्र है, और प्रांतों के पास भी शक्तियां हैं, यानी शक्तियों का बंटवारा बहुत समुचित तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे संघ को सिर्फ आपने देखा था 3 ही शक्तियां दे दी गई, और प्रांत बहुत, यानी प्रांत मजबूत होने चाहिए, लेकिन प्रांत जो है अपेक्षाकृत अत्यधिक मजबूत थे, अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली थे। इनको ज़्यादा शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ इनको ही दे दी गई। और एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ भी प्रांतों को ही दे दी गई थी, यानी 3 मामले के अलावा जो बची, जो संज्ञान में नहीं है, वो भी प्रांतों के पास ही रहेंगी। तो इस प्रकार से कमज़ोर संघ शक्तिशाली प्रांत का सिद्धांत जो है एक दोष है। अब एक दोस्त जो क्रिप्स मिशन में भी था और यहाँ था, वो था कि या तो सारी योजना स्वीकृत होगी या सारी योजना अस्वीकृत होगी। यानी कि कैबिनेट मिशन में जितना प्लान लाया गया था, या तो एज इट इज इसको मान लीजिए और या तो इसको रिजेक्ट कर दीजिए, बीच का रास्ता नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पॉइंट मैं मानूंगा, ये पॉइंट मानूंगा, ये पॉइंट नहीं मानूंगा, इसको हटा दो, मैं बाकी सब मान लूँगा। ऐसा नहीं होगा। अगर मानोगे तो ऊपर से नीचे तक सारे पॉइंट मानने होंगे, और नहीं मानोगे तो फिर सब पूरा प्लान ही रिजेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम कोई नया विचार करेंगे। तो ये इसकी कमी थी। यानी कि इसकी कमी क्या थी कि क्रिप्स मिशन की ही तरह, क्रिप्स मिशन भी ऐसा ही था, क्रिप्स मिशन की तरह ही यह योजना या तो पूर्णतः स्वीकार करनी थी, पूर्णतः स्वीकार करो, या पूर्णतः अस्वीकार। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बिंदुओं पे ऑब्जेक्शन है तो आप कुछ बिंदु निकाल दें, बाकी स्वीकार कर लें। ऐसा नहीं, या तो पूरा स्वीकार या पूरा निरस्त। तो ये है पूरा कैबिनेट मिशन। इसको आपने समझ लिया, इसके गुण और दोष को समझ लिए। बहुत इजी है, बहुत सरल है, इस पे सारे प्रश्न आप कर ले जाओगे। अब इसके बाद जो है, इस कैबिनेट योजना के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी इलेक्शन होगा, उसमें संविधान सभा तैयार की जाएगी और फिर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। उस सरकार के विषय में हम पढ़ेंगे कौन क्या उसमें था, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया, और फिर कैसे स्थितियां देश की बिगड़ गईं, और माउंटबेटन प्लान जो है लाया गया, और देश का विभाजन फिर आगे कैसे हुआ। इतना चैप्टर भी आपका आज़ादी तक का बचता है, उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।